हेलो स्टूडेंट्स। देखिए कॉलेज में जो हमने ऑफलाइन मोड में कुछ टॉपिक्स किए थे जिसमें मिस्र की सभ्यता के बारे में और यूनान की सभ्यता के बारे में आपको मैंने बताया। यूनान के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन के बारे में बताया। अभी यूनान का जो सांस्कृतिक जीवन है वो अभी रहता है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं आपको आज जो बातें बताऊंगा वो रोम के बारे में बताऊंगा। तो देखिए भूमध्य सागर में आपने देखा होगा इटली जो आज है वो प्राचीन काल में वो एक लौह युगीन सभ्यता थी जिसे रोम की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यूरोप में रोम में एक सभ्यता का विकास हुआ लौह युग में, इसलिए उसे लौहकालीन जो है रोम की सभ्यता कहा जाता है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो लौहकालीन रोम की सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, या लौह युगीन रोम का सामाजिक जीवन। जैसे हमने यूनान का, मिस्र का, सुमेर का पढ़ा था, ऐसे ही हम रोम का सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात हम बात करते हैं सामाजिक वर्गीकरण की। तो कोई भी समाज ऐसा नहीं रहा जो कि सदैव से एक हो। समाज रोम का समाज भी वर्गीकृत था, तीन मुख्य वर्गों में बटा हुआ था। उच्च वर्ग जो कि रॉयल क्लास जिसे बोलते हैं, मध्यम वर्ग और दास वर्ग, ये तीन डिवीजन थे। यूनान में तो आपने देखा ना कि नागरिक और गैर नागरिक वर्ग थे। वो धन के आधार पर नहीं थे, लेकिन यहाँ पे धन के आधार पर विभाजन था, जिसमें उच्च वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग और दास वर्ग, ये तीन वर्ग बने हुए थे। तो हम एक एक करके इन तीनों वर्गों के बारे में जानते हैं कि इन वर्गों की क्या विशेषता थी। तो देखिए उच्च वर्ग की जहाँ तक बात है तो इसमें राजा, राज परिवार के लोग आते थे। इसमें कुलीन आते थे, नोबिलिटी, हाई क्लास, बड़े बड़े व्यापारी, साहूकार लोग इसमें आते थे। इन सब को, यानी राजा, राज परिवार के लोग, साहूकार, बड़े बड़े व्यापारी, कुलीन वर्ग के लोगों को मिलाकर हम इनको रोम के इतिहास में एक टर्म देते हैं जिनको कहा जाता है पैट्रिशियन। तो उच्च वर्ग के लोग यानी पैट्रिशियन, इनको नाम दिया गया था इन सब लोगों को मिलाकर। राजा, राज परिवार के लोग, कुलीन, बड़े बड़े व्यापारी जो होते थे, साहूकार होते थे, इनको सम्मिलित रूप से पैट्रिशियन कहा जाता था। रोम की शासन प्रणाली पर इन लोगों का अधिकार था। प्रशासन के सभी जो बड़े बड़े पद होते थे, इन लोगों को ही इन पदों पर नियुक्त किया जाता था। ये वर्ग सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था, बड़े बड़े महलों में निवास करते थे। जीवन की तमाम जो सुविधाएं हो सकती थी वो उनको उपलब्ध थी, और ये अपने अधिकारों का प्रयोग जन साधारण या आम जनता पर किया करते थे। यही कारण था कि आम जनता ने इनके खिलाफ फिर विद्रोह भी किया था। तो ये बात रही उच्च वर्ग की यानी पैट्रिशियन की। दूसरा जो वर्ग था यानी मध्य वर्ग या मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास जिसे कहा जाता है, इसमें जो किसान थे, स्वतंत्र किसान, मजदूर, शिल्पकार, पुजारी, शिक्षक और बहुत से अन्य जो पेशों से जुड़े लोग हैं वो इसमें आते थे। इनको भी एक नाम दिया गया है, उनको कहा गया है प्लीबियन। ठीक है, तो रोम के इतिहास में आप दो नाम याद रख लो, उच्च वर्ग के लोग पैट्रिशियन और मध्यम वर्ग के लोग प्लीबियन। इन्हें प्लीबियन कहा जाता था। इनको समाज में किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन बाद में फिर संघर्ष हुआ और लगभग 454 ईसा पूर्व में इनको जो है कुछ कानूनी अधिकार इनको प्राप्त हुए। इनको कहा जाता था लॉ ऑफ 12 टेबल्स, यानी 12 तख्तियों का कानून। ऐसा माना जाता था कि लकड़ी की तख्तियों पर, 12 तख्तियों पर इनके कानून बाद में फ्रेम किए गए, इनको लिखा गया और फिर टांग दिया गया था। इसको लॉ ऑफ 12 टेबल्स कहा जाता है। बाद में उनको कुछ अधिकार दे दिए थे जिसमें सामाजिक और राजनीतिक दोनों अधिकार थे। और कालांतर में ये जो लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग, ये अधिक से अधिक संख्या में अपने पास दासों को भर्ती करना इन्होंने शुरू कर दिया, जिससे इस वर्ग में भी विलासिता आने लग गई। अभी तक इनको ये अधिकार नहीं थे, दास रखने का अधिकार नहीं था।
लेकिन अब उनको उन 12 तख्तियों के कानून के आधार पर उनको ये अधिकार प्रदान कर दिए गए। तो अब तक 2 वर्गों के बारे में पढ़ा। अब जो सबसे निम्न वर्ग जो था वो था दास वर्ग। जैसे आपने यूनान में देखा दास प्रथा किस प्रकार से प्रचलित थी। हालांकि वो इंटेंसिटी नहीं थी यहाँ पर दास प्रथा जैसे यूनान में थी, इतना इस बड़े स्तर पर नहीं थी। लेकिन तीसरा वर्ग दासों का था, इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादातर जो दास थे वो युद्ध बंदी हुआ करते थे, यानी युद्ध में बंदी बनाकर जिन्हें लाया जाता था। हर एक नागरिक अपने पास दास रखते ही रखते थे। कहते हैं कि उस समय प्रत्येक नागरिक के पास 7 से 8 दास हुआ करते थे, क्योंकि देवर इजीली अवेलेबल। कोई भी युद्ध होता उसमें कहीं आक्रमण करने के पश्चात लोगों को बंदी बना लिया जाता और उनको दासत्व जो है झेलना पड़ता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके पास दास होते थे लोगों के पास। दासों की स्थिति काफ़ी खराब थी। उन्हें किसी भी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनको पशुओं की तरह वस्तुओं की तरह खरीदा बेचा जाता था। लेकिन कुछ दास भाग्यशाली भी होते थे। कई दास ऐसे थे जो कि पढ़े लिखे भी होते थे और वो विभिन्न कलाओं में निपुण भी होते थे। जैसे संगीत कला में अगर कोई निपुण दास है तो ये उसकी खुशकिस्मती है कि उसका जो मालिक है कई बार उससे संगीत भी सीखा करता था। तो ऐसे दासों के साथ तो स्वामी अच्छा व्यवहार किया करते थे जो कि निपुण होते थे, जो विभिन्न कलाओं में पारंगत होते थे। वैसे दास जो है अपने मालिक को छोड़कर नहीं जा सकते थे और कुछ दास शिक्षित भी हुआ करते थे। इन दासों को विभिन्न तरह से काम पे लगाया जाता था, जैसे कृषि कार्य है, भवन निर्माण है या सड़क निर्माण है। उसके रूप में इन्हें मजदूरों के रूप में कार्य करना पड़ता था। तो दास प्रथा ने क्या किया कि लोगों के जीवन को बहुत ही विलासी बना दिया। ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर घर में दास होगा तो नेचुरली जो स्वामी होगा, जो मालिक होगा, वो काम कम करेगा और धीरे धीरे उसमें विलासिता आएगी। तो ये रोम के लिए कालांतर में काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुआ और कई लोग जो थे वो दासों पर अमानुषिक अत्याचार भी किया करते थे। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गई सामाजिक वर्गीकरण की बात। इसके बाद हम बात करते हैं पारिवारिक संगठन, फैमिली स्ट्रक्चर या फैमिलियल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का था। तो देखिए, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। उस समय के जो परिवार थे वो पितृसत्तात्मक हुआ करते थे। मतलब आप समझते हो कि सबसे बड़ा उम्र का जो पुरुष हुआ करता था घर में, वो परिवार का मुखिया होता था। परिवार के मुखिया को अपने पुत्र पुत्री, अपनी पत्नी पर पूरा अधिकार प्राप्त था। यहाँ तक कि वो अपनी संतान का वध भी कर सकता था। परिवार की सारी संपत्ति पर उसका अधिकार होता था और वो अपनी संपत्ति किसी को भी अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकता था। परिवार के सभी सदस्य उसकी आज्ञाओं का पालन किया करते थे। इतना अधिकार होते हुए भी साधारणतः जो पिता होता था घर में, जो वयोवृद्ध पुरुष होता था, वो अपने आचार विचार, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखता था और मनुष्यत्व यानी मानवता, सामाजिक परंपराएं और कुछ अधिकारी होते थे, जैसे प्रेटर नाम के कुछ अधिकारी होते थे जो कि उसके यानी परिवार के मुखिया के कार्यों पर, अधिकारों पर वो नियंत्रण रखते थे। ऐसे नहीं कोई कुछ भी कर दे। हालांकि अधिकार प्राप्त थे लेकिन सामान्यतः वो ऐसा नहीं कर पाता था। वो बंधा हुआ था। कुछ सरकार की तरफ से भी निगरानी थी और कुछ मानवता की भी बात थी। परिवार के सदस्यों की वो पूरी तरह से देखभाल करता था और उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता था। तो इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू की, और वो है स्त्रियों की दशा। हर एक समाज में स्त्रियों की दशा का वर्णन किया जाता है। तो देखिए, रोमन समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। हालांकि पितृसत्तात्मक परिवार था और स्त्रियां जो है, स्त्रियों के जो अधिकार थे वो कानून द्वारा जो है रक्षित नहीं थे, लेकिन फिर भी समाज में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था। बाकी उस समय अगर हम ओवरऑल लोहयुगीन काल में सोसाइटी का हाल देखें
तो रोमन समाज में विवाह का जो उद्देश्य माना जाता था वो केवल पुत्र उत्पन्न करना था। कहते हैं कि बेटा पैदा होने के 8वें दिन के पश्चात ही किसी महिला को परिवार में शामिल किया जाता था। माताएं स्वयं अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी और संपत्ति पर भी स्त्रियों का पूरा अधिकार होता था, ऐसा लिखित है। और उस समय पर्दा जैसी कुप्रथा रोमन समाज में प्रचलित नहीं थी। सभी जो स्त्रियां होती थी वो सभी धार्मिक कार्यों में भाग लिया करती थी। जो मैरिजेबल एज थी यानी विवाह योग्य आयु थी वो पुरुष के लिए तो 14 से 20 वर्ष थी और स्त्री के लिए 12 से 19 वर्ष जो है उत्तम समय समझा जाता था विवाह के लिए। रोमन समाज में स्त्री की पवित्रता पर भी बल दिया जाता था। उस समय दहेज प्रथा भी प्रचलित थी। रोम में जो विवाह होते थे वो बहुत धूमधाम के साथ मनाए जाते थे, लेकिन संबंध विच्छेद करने का जो अधिकार था यानी तलाक लेने का जो अधिकार था वो केवल पुरुषों को ही प्राप्त था। रोमन समाज में वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यूनानी समाज से अगर कंपेयर करें तो रोमन समाज में स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, लेकिन प्राय स्त्रियों को जो है पुत्र उत्पन्न करने और मनोरंजन का साधन ही समझा जाता था, हालांकि कुछ अधिकार भी उसको मिले हुए थे। इसके बाद हम बात करते हैं भोजन व्यवस्था की। तो देखिए रोम के लोग गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, दाल, मटर, फल, सब्जियां इन सब का प्रयोग करते थे। अपने भोजन को स्वादिष्ट और विलास प्रिय जो है भोजन को बनाने का प्रयास करते थे, लग्जरियस। अपने भोजन में शराब, मांस, पनीर इन सब का प्रयोग किया करते थे, लेकिन जनसाधारण का जो भोजन था वो बहुत सादा होता था। अमूमन जो घर में भोजन परोसने का कार्य है वो स्त्रियां ही किया करती थी। पहनावे की बात करें तो रोम के लोग भड़कीले वस्त्र पहनते थे। देखिए हमने यूनान के बारे में पढ़ा, वो लोग ज़्यादा भड़कीले वस्त्र उसमें नहीं पहना करते थे, लेकिन रोम के लोग जो है वो काफ़ी तड़क भड़क वाले वस्त्र धारण किया करते थे। वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के हुआ करते थे। कुछ कुछ अगर हम देखें तो वस्त्र के जो प्रकार हैं वो यूनान से मेल खाते थे। जैसे एक चादर सी ओढ़ी जाती थी जो कि पूरे शरीर को मतलब लपेट लेते थे एक चादर को। बाकी जो पुरुष थे वो सादी कमीज और चूड़ीदार पजामा वो धारण किया करते थे, और जो स्त्रियां होती थी वो बड़े बड़े जो लबादे होते थे या मैक्सी टाइप जो होती है ना, जैसे नाइट सूट वगैरह जो होते हैं, मैक्सी जिसे बोलते हैं, वो धारण किया करती थी। उनके वस्त्र साधारणतः ढीले ढाले हुआ करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं आभूषण और श्रृंगार के बारे में। तो देखिए स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। सोने, चांदी, हाथी दांत और अन्य बहुमूल्य पत्थरों के आभूषण बनाए जाते थे। आरंभ में जो है ना रोम के लोग ज़्यादा श्रृंगार वगैरह नहीं किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे समाज में विलासिता आने लगी, लग्जरी आने लगी, तो धीरे धीरे उन्होंने फिर सजना संवरना आरंभ कर दिया। और सजने संवरने के लिए लिपस्टिक, काजल और पाउडर, सुगंधित तेल वगैरह इसका प्रयोग स्त्रियां किया करती थी। दर्पण और कंघी की सहायता से वो अपने बालों को संवारती थी। और रोम साम्राज्य में जो पुरुष होते थे वो अपने कुछ सिर और दाढ़ी के बाल बढ़ा कर रखते थे, तो कुछ सिर और दाढ़ी के जो बाल थे वो कटवा कर रखते थे। तो इस प्रकार से आभूषण और श्रृंगार। और आखिरी जो एस्पेक्ट है वो मनोरंजन के बारे में। तो देखिए अनेक साधन थे उनके पास मनोरंजन के, जैसे पशु दौड़, कुश्ती है, शिकार है, वो खेलकर अपना मनोरंजन किया करते थे। कुछ लोग गीत संगीत नृत्य से अपना मनोरंजन किया करते थे। साम्राज्य काल जो था ना, रोम में विभिन्न प्रकार के काल रहे, राजनीतिक काल। तो साम्राज्य काल था यानी इम्पेरियलिस्ट जो एज थी उसमें दरबार में कवि भी हुआ करते थे, गायक भी हुआ करते थे, नर्तकियां भी हुआ करती थी। और रोमन लोग अपने बच्चों को घुड़सवारी, तलवारबाजी सिखाकर भी उनका मनोरंजन किया करते थे। वो आज भी एक जो है ये कह लो कि फेमस स्पोर्ट है। और
एक जो विशेषता थी ना मनोरंजन की, जैसे आपने देखा यूनान में तो लोग खेल कूद को बहुत बढ़ावा देते थे और ओलंपिक्स की शुरुआत वहीं से हुई है। रोम की अगर हम बात करें तो रोम में एक प्रथा थी जिसे ग्लेडिएटर कहा जाता है। ग्लेडिएटर यानी तलवारबाजी। अब आप कहेंगे ये इसमें क्या खास बात है, तलवारबाजी तो शुरू से ही होती रही। लेकिन यहाँ पे रोम में जो तलवारबाजी थी ना, इसको एक स्पोर्ट के रूप में लिया और उसको एक मनोरंजन का साधन भी माना। देखिए ये एक ऐसा खेल होता था ग्लेडिएटर, जिसमें जो तलवारबाज होते थे वो वास्तविक रूप में लड़ते थे, केवल मनोरंजन के लिए नहीं। जो विजय खिलाड़ी होता था वो हारे हुए खिलाड़ी का वध कर दिया करता था। ये एक विशेष बात है, यानी विजय खिलाड़ी द्वारा हारे हुए खिलाड़ी को इसमें मार दिया जाता था। ये खतरनाक खेल था उस समय। स्त्रियां जो है पारदर्शी वस्त्र पहनकर नृत्य किया करती थी, लोगों का मनोरंजन किया करती थी। और उस समय रोम में वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। जो वेश्यालय थे वो शहरों के बाहर बने होते थे और कुछ स्त्रियां जो है शहर में घूमकर, बनी ठनी घूमकर जो है लोगों को विलासिता के लिए जो है आमंत्रित किया करती थी। बच्चे जो है नाटक खेलकर या खिलौने खेलकर अपना मनोरंजन किया करते थे। उस समय नाटक भी खेले जाते थे और बच्चे जो है लकड़ी, धातु के बने जो खिलौने होते थे उनसे खेलकर अपना मनोरंजन किया करते थे। रोम में एक और खास बात थी कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास सर्कसों का प्रचलन हो गया था। जैसे आज आप यहाँ देखते हैं कि कई जगह पर सर्कस का आयोजन किया जाता है। सर्कस आप जानते हैं ना, जिम्नास्ट आते हैं उसमें और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रस्से से लटक कर जाते हैं और मौत का कुआं, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उस समय रोम में प्रचलित थी और इसके लिए स्पेशल जो है ना स्टेडियम बनाए गए थे जिन्हें कोलोसियम कहा जाता था। रोम के कोलोसियम तो मतलब अजूबों में आते हैं। जो 7वां अजूबा जो है ना, कोलोसस ऑफ रोम, अगर आपने पढ़ा हो तो ये विशाल प्रांगण हुआ करता था, एक बहुत बड़ा स्टेडियम हुआ करता था सर्कस के लिए, जहाँ पे सर्कस खेली जाती थी। उस स्टेडियम में लगभग 50,000 तक दर्शक बैठकर सर्कस देख सकते थे, उसका आनंद ले सकते थे। तो देखिए इन चीज़ों को देखकर लगता है कि रोम का जो सामाजिक जीवन था वो काफ़ी समृद्ध था। थैंक यू। वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर।